योग का प्रश्न था कल, योग क्या है, या कुछ और आपकी चर्चाओं में आया हो तो बताएं। नहीं भैया, वो उसकी योग को और स्पष्ट हो जाए, आज की चर्चा जुड़ जाएगी इसके साथ। अच्छा, आज हमने जाना तो हाँ, से जुड़ी हुई अच्छा पुनः देखने का अभ्यास। अच्छा भैया, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो योग के बारे में क्या स्पष्टता है अपने को, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी क्या उसके बारे में मान्यता है, कैसे समझते हैं, उससे आगे क्या क्या है, उस पर थोड़ी सी बात हो पाएगी। मामा जी थोड़ा मैं रखूं। हाँ हाँ, एक्चुअली वो वाला जो आपने बताया ना, सजातीय मिलन को योग कहते हैं, हाँ। तो ये मानव और मानव के लिए ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मिलना ये सजातीय मिलन है, लेकिन फिर लगा कि ये इसमें नहीं आएगा, ये किसी और में आएगा। और फिर हम ये तत्व वाले को ही लेके ये वाला पूरा सोच रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ इसमें आ रहा है। इसमें लेके है कि सही चीज़ को समझ के यदि साथ चलते हैं तो वो सहवास यानी व्यवस्था की ओर, और यदि नहीं समझ सके तो वो स्वतः ह्रास की ओर जाएगा। बस इतना है। अच्छा, ओके, और कुछ भैया? कल ध्यान गया था, अशरफ भाई ने प्रश्न पूछा था कि जड़ परमाणु में जो योग है उसका क्या, तो उसके लिए तात्विक शब्द दिया गया है, सजातीय परमाणविक समूह के गठन की तात्विक संज्ञा है, ऐसा लिखा है। जब मानव के संदर्भ में कहा गया तो सजातीय मिलन की एक संज्ञा है, और जातीयता को पिछली बार जब आपने जिक्र किया था तो उसमें धर्म को आपने कहा था कि धर्म एक है, मतलब एक जाति का है, सुखधर्मी है मानव, यहाँ एक की बात हुई, इतनी समझ में। भैया मैं दो शब्द रखूं? हेलो जी भैया। भैया, जिससे सजाती मिलन है, चाहे वो योग, मेरा ध्यान जहां तक जाता है, जैसे आपकी बातों से या कुछ शब्दों से मेरा आशय हो पाता है कि जैसे कोई इकाई है और किसी इकाई के साथ सहवास उसका जब होता है और उसका फल परिणाम के रूप में, उत्थान के रूप में निकलना निश्चित हो, तो भैया इसको हम योग के दृष्टिकोण से योग देख सकते हैं। यहाँ मतलब योग का आशय निश्चित हो पाता है। जैसे सजाती मिलन है, मानव मानव का मिलन है, और मिलन का जो फल परिणाम है वह उत्थान के तरफ, हमारा जागृति के तरफ दिशा निर्देश करता हो, तो भैया यहाँ पर योग जो है सजाती मिलन का तात्पर्य निकलता है। मेरा आशय भी है, ऐसा ही लगता है योग से। बहुत बढ़िया। हेलो, एक और प्रश्न भैया कल जो उभर के आया था कि ये ह्रास और विकास, तो प्रेरणा या प्रतिक्रांति, लेकिन दूसरी तरफ फिर से जड़ परमाणु, यदि हम सूर्य को देखें तो दर्शन में ही बात आई है कि परम ह्रास के रूप में सूर्य को कहा गया है, तो फिर भी परम ह्रास के एक पिंड होते हुए भी वो कितना पूरक है, व्यवस्था के अर्थ में है सूर्य, तो ये वहां दिखता है। तो यहाँ पे योग को देख सकते हैं, जैसा कि केवल मानव के बारे में कहेंगे तभी सहवास या एक की बात कर सकते हैं, या यहाँ भी हम योग को देख सकते हैं, ये प्रश्न। इसमें भैया एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो H2O
दोनों मिल करके जब एक पानी का मतलब निर्माण हो जाता है तो भैया यहाँ भी योग संयोग होता है, क्योंकि उसका फल परिणाम जो है ना व्यवस्था के अनुरूप में एक अच्छा निकलता है। तो भैया यहाँ भी हम पदार्थावस्था में भी योग संयोग देख सकते हैं। इसे मेरा ध्यान इससे लगता है कि भैया हमको पता नहीं, अब सही बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया भैया, अच्छा अच्छा सभी ने प्रयास किया है और ऐसे ही अपेक्षा है। तब जितना मेरा ध्यान गया मैं परिभाषा को भी रेफर कर रहा हूं। तो पहले सामान्य बात कर लेते हैं। यह बात सही है सभी की कि योग संयोग, अस्तित्व में योग संयोग, यह सामान्य नियम के रूप में यह दोनों शब्द प्रयोग किया गया है। और यह जो सामान्य शब्द प्रयोग है उसको फिर आगे नियति क्रम भी कहा है। तो नियति क्रम में योग संयोग, यह सामान्य प्रयोग आपको अनुभवात्मक अध्यात्मवाद से लेकर समाधानात्मक भौतिकवाद इस पुस्तक में अधिकाधिक देखने को मिलेगा। तो सामान्य तो है योग संयोग, ये हम देख सकते हैं, परंतु जैसे जैसे हम और ध्यान करने लगते हैं तो योग की परिभाषा को यदि हम रेफर करेंगे और जो आपका इसके पहले का जो विश्लेषण है, तत्व और योग, तो जीवन भी गठनपूर्ण परमाणु तत्व या परमाणुविक स्तर पर जो गठन है उसे तत्व कहते। और ये जो तत्वों की जो परस्परता है भौतिक तत्वों की, तो भौतिक तत्वों की परस्परता को परिणाम के रूप में देखा गया है। जनरल टर्म उसमें भी फल परिणाम है, परंतु जैसे जैसे हमारा ध्यान चला जाता है तो फल जो भाग है वह ज्ञान अवस्था की इकाई के लिए अधिकाधिक इंगित हुआ है और परिणाम का जो भाग है वह अधिकाधिक भाग, यह जो तत्व है, इन तत्वों की जो परस्परता है उस परस्परता में जो परिणाम है, अनेक परिणाम है, उन परिणामों को इंगित किया गया है। तो उसमें ही गठन पूर्णता एक परिणाम है जिसे चैतन्य गठन पूर्ण ऐसे कहा गया है। तो इस तरह से जैसे फल मानव या ज्ञान अवस्था के लिए इंगित है, वैसे ही यह सारा जो परिणाम है, परिणाम क्रम है, उसमें फिर विकास क्रम विकास और विकास क्रम में रचना क्रम। तो भौतिक रासायनिक संसार या भौतिक रासायनिक क्रिया में रचना क्रम, रचना यानी गठनशील परमाणुओं में रचना होकर और मानव शरीर रचना, विकसित रचना के रूप में पूर्ण विकसित मेधस तंत्र के साथ यहां आकर के यह रचना क्रम पूरा होता है। तब ऐसे रचना क्रम को हम तात्विकता से रचना क्रम और उसमें परिणाम इस तरह से देख सकते हैं। और गठनशील से गठन पूर्ण यानी वही तत्व गठन पूर्ण होना, और यह जो रचना क्रम से विकसित रचना शरीर की होकर फिर ज्ञान अवस्था की इकाई। अब ज्ञान अवस्था की इकाई के संदर्भ में योग शब्द का प्रयोग अधिकाधिक उपयोग किया गया है। तो इस तरह से जब योग को समझना हो तो मैं परिभाषा पढ़ के सुना रहा हूं। मिलन, ऐक्य, अनुभव एवं
सहवासात्मक मिलन। दूसरा, स्वयं में जिसका अभाव हो, दूसरे में उसकी समृद्धि हो, ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। और आगे योग फल, योगदान, योग लक्षित कर्म, योग संयोग विधि, योग शक्ति, इस प्रकार से योगानुभूति, यह जो शब्द प्रयोग है उसमें एक यौगिक शब्द प्रयोग है, जिसमें ही भिन्न 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 कम से कम 2 प्रजाति की वस्तु मिलकर अपने अपने आचरणों को त्याग कर दोनों से भिन्न प्रकार का आचरण प्रमाणित हो पाना, इतना ही भौतिक रासायनिक संसार के रूप में अपन इसमें शब्द प्रयोग देखते हैं। तो इस तरह से जो शब्द नियोजन है उसमें सामान्य भी भाग है और मानव के लिए या ज्ञानावस्था की सत्य ध्यान आकर्षण के लिए भी भाग है। तो योग को हम उस तरह से मिलन, ऐक्य, अनुभव और सहवासात्मक मिलन के रूप में पहचान सकते हैं। मैं इसमें इतना प्रारंभिक चूंकि चरण है अपने पठन के, हम सब भी इसमें गुजरे हैं, तो किन्हीं किन्हीं शब्दों को लेकर, उसके अर्थ को लेकर, ये किसके लिए इंगित किया गया है उसके बारे में चर्चा होना स्वाभाविक है। अब पर उसमें ऐसे फिक्स होना ये इसके लिए ही है, ऐसे जनरली नहीं इसमें आता है पूरे वाङ्मय में। उसका जो भाव पक्ष है शब्द का, उस भाव पक्ष के साथ हम अर्थ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इतना मैं कह पा रहा हूं। बताइए भैया। ये जो योग की जो दूसरी परिभाषा की गई है, स्वयं में जिसका अभाव हो, दूसरों में उसकी समृद्धि हो, अर्थात स्वभाव हो, ते ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसा देखना चाहते हैं कि स्वयं में भी भाव हो अर्थात स्वभाव हो, दूसरे में भी स्वभाव हो, फिर जो सानिध्य बनेगा या उसको क्या मतलब सानिध्य बनेगा या नहीं बनेगा, उसको कैसे देखेंगे? हाँ, बहुत अच्छा है। तो स्वयं में भी भाव हो और दूसरे में भी भाव हो, उसमें भी सानिध्य बनेगा। उस सानिध्य को संयोग कहा है। तो योग का लक्ष्य ही संयोग है। बहुत सुंदर जी भैया। सही, वह संयोग हुआ जी। जी भैया, ठीक है। अब आपके आगे उसके लिए योग शक्ति की परिभाषा। योग संयोग से परिवर्तित बल और कार्यक्रम, यह योग शक्ति है। तो इस तरह से जो उभय सानिध्य में जो उभय तृप्ति होना भाव भाव के साथ में, यह उभय तृप्ति, यह योग शक्ति। और यही योग शक्ति कार्यक्रमों में प्रमाण होती है, परस्पर पूरकता और उपयोगिता के रूप में, परस्पर विश्वास के रूप में, परस्पर सम्मान के रूप में, परंपरा के रूप में। संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में, विधि के रूप में, व्यवस्था के रूप में, उसे ही सफलता कहते हैं। योग संयोग
संयोग होना माने सफल हो गया। जी भैया। बढ़िया भैया, सेटिस्फाइड? जी भैया। भैया जी प्रणाम। हाँ नमस्कार भैया। एक चीज इसको ऐसे समझना चाह रहा हूँ कि जो एक तत्वों की जो परस्परता है, तो जैसे आपने कहा कि परमाणविक गठन जो है, परमाणविक गठन जो है उसी को तत्व कह रहे हैं। तो एक कोई परमाणु भूखे हैं और फिर कोई अजीर्ण है, और उनका जो आपस में सह अस्तित्व है, जैसे हम पानी को ही देखते हैं तो हाइड्रोजन में कुछ अंश को देने की प्रवृत्ति रहती है और ऑक्सीजन में अंशों को लेने की प्रवृत्ति रहती है, और इसका जो मिल करके जो निश्चित अनुपात में मिल करके जो एक नया आचरण जो तैयार कर रहा है, जो कि पानी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो एक ये स्थिति योग की मैं जहाँ तक अभी ध्यान जा रहा है, और दूसरा स्थिति है मानव के संदर्भ में भी देखूं तो ऐसा मैं देखता हूँ कि जैसे अभी आप समझाना, मतलब आप अभी बता रहे हैं और मैं अभी सुनना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक सुखद स्थिति तैयार हो रही है। तो इन दोनों को कैसे पहचानूंगा? प्रकृति के साथ और मानव के साथ की स्थिति को? जी जी। हाँ, उसको परिणामों के आधार पर पहचानते हैं। तीन क्रिया है। अगर आपके जो आप सोच रहे हो उसमें यदि योग को हम देखते हैं तो भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जीवन क्रिया है। तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया का जो परिणाम है और जीवन क्रिया का जो परिणाम है, उन परिणामों के आधार पर पहचाना जाता है। तब उसमें जो परिणाम दिखते हैं सृष्टि दर्शन में, तात्विक, मिश्रण और यौगिक, और उसमें हम और आगे पदार्थावस्था को पहचानते हैं तो उसमें ठोस, तरल, विरल इस प्रकार से समझ में आता है। और उसी में श्रम गति परिणाम सिद्धांत से प्राणावस्था और जीवावस्था और ज्ञानावस्था के शरीर, अब उसमें रचना और विरचना नियम लागू है। कुछ रचनाएं दीर्घावधि की हैं, दीर्घ परिणामी है, कुछ अल्प परिणामी है, कुछ शीघ्र परिणामी है। इस प्रकार से परिणाम से हम विश्लेषण कर सकते हैं। तब रचना विरचना का नियम समझ में आता है। और ज्ञान अवस्था की इकाई, और ज्ञान अवस्था की इकाई में जैसे जीवन क्रिया और भौतिक रासायनिक क्रिया में अंतर समझ में आता है कि भौतिक रासायनिक क्रिया जिसे शरीर कहते हैं, यह रचना विरचना के नियम से है। तो रचना विरचना के नियम से यदि हम योग संयोग समझते हैं तो फिर दुख आता है, वियोग का दुख आता है, शरीर का वियोग होता है, इस रूप में दुख होता है। शरीर का रचना विरचना समझते हैं भौतिक रासायनिक परिणाम के आधार पर, तब शरीर के आधार पर योग को सोचना बंद कर देते हैं। योग कुछ और उन्नत स्थिति है, इस रूप में जिज्ञासा पड़ता है। तो
जो मनस्थिति है मानव की समझने की, शब्द के रूप में देखें तो योग संयोग की ओर अधिकाधिक हमारा भाव है। योग वियोग में अभाव है, जिसकी अभी बात हो रही थी। तो स्वयं में जो अभाव है वह योग वियोग के कारण उद्विग्न मनस्थिति का अभाव है। और यह उद्विग्न मनस्थिति जो योग समझने के लिए है, वह योग का ऑब्जेक्ट या यह योग का विषय भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप होने से कोई भी योग सफल ही नहीं हो रहा है। उसका परिणाम जो है ना वियोग आ रहा है, यानी भंगुरता आ रही है। सुख के रूप में फल परिणाम देखे तो वो भी टिक नहीं रहा, क्षणिक हो रहा है सब। तो फिर मानव को यह स्वाभाविक जिज्ञासा हुआ कि भाई फिर योग क्या है, क्योंकि उसमें संयोग है आगे और उसकी एक निरंतरता का भाग है। वह अस्पष्ट रहने से हमारा सृष्टि में बारीकी से ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। फिर मैं कौन हूं, इस तरह से अपने में जिज्ञासा आता है। इस तरह से योग, यह जो शब्द से अर्थ इंगित है, वह इंगित अर्थ मिलन, ऐक्य, अनुभव, इस प्रकार से समझ में आता है। और जब मानव मानव को मिलता है तब मिलन समझ में आता है। हाँ, हम मिले, क्योंकि ऐसे मिलन से स्वयं में जिसका अभाव और दूसरे में जिसकी समृद्धि, यह जो अभाव में जो भाव आता है मिलन से, उस भाव से संयोग की मनस्थिति आती है। तो तात्विक, मिश्रण और यौगिक इनको देख करके ऐसा नहीं आता। उसकी भंगुरता या क्षणिकता ये हमें फल परिणाम के आधार पर समझ में आ सकता है। इतना कह सकता हूँ बेटे जी भैया जी, बहुत सुंदर। एक चीज और पूछता हूँ, ये अभी जो आपका सानिध्य अभी मेरे को मिल रहा है, फलस्वरूप समझदारी की ओर गतित हो रहे हैं। अगर इससे विपरीत वातावरण को यदि मैं चुनता हूँ या फिर पूरे ह्रास की ओर बढ़ता हूँ, तो इसको कहेंगे कि ये मेरा ह्रास की ओर गति हो रही है, यही कहेंगे इसको, मतलब समझदारी के विमुख दिशा में बढ़ना, जैसे प्रियहित लाभ में। शब्द नियोजन देखिए, अब शब्द नियोजन को देखिए, एक मिनट शब्द नियोजन को देखें। जैसे भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप को और सामान्य शब्द नियोजन अस्तित्व में ह्रास विकास, इस रूप में सामान्य शब्द नियोजन है। मानव के संदर्भ में या स्वयं के संदर्भ में यही ह्रास विकास को देखते हैं तो उसे उत्थान और पतन कहते हैं, उन्नत या अवनत कहते हैं। ये सूक्ष्मता है। बहुत बढ़िया हो गया भैया जी, है ना। तो पतन की ओर हूं या उत्थान की ओर, ये देखना होगा। इस तरह से समझ में आता है। तो जो उभय सानिध्य है, उभय सानिध्य से क्या मैं उन्नत हो रहा हूं, क्या मेरा उत्थान हो रहा है या मैं पतन की ओर हूं, ऐसे पहचान सकते हैं। इतना ध्यान जा सकता है बेटा जी। और शेष प्रकृति को लेकर के जो आपने ह्रास और विकास कही, तो वहां पर जो ह्रास है वो तो विरचना के रूप में, हाँ, ये समझने की वस्तु है। हाँ, तो जो भी ह्रास है प्राकृतिक रूप में, वह विकास के अर्थ में है। पत्ता झड़ता है पेड़ से, वह भी विकास के अर्थ में है। इस तरह से, या फिर शरीर विरचित होता है, यह भी विकास के। हाँ,
यह भी पुनर्रचना के अर्थ में। तो प्रकृति में जो सम विषम स्थिति है वह सभी सम के लिए विषम होता है, रचना के लिए विरचना होती है। अब इस पर सोचते हैं कि मेरे उत्थान के लिए पतन हो जाए, ऐसा थोड़ा सा अपना बात करके देखिए तो, कि मेरे उत्थान के लिए मेरा रोज पतन हो। देखो ऐसे स्वीकार होता है क्या? नहीं होता है भैया जी। तो ये सब लगाए ना इसके लिए। परस्पर विरोधी बात हो गई। एक साथ उत्थान के लिए पतन होना, उत्थान होगा तो पतन भी उत्थान के अर्थ में ही होगा। पतन स्वीकार होता है पर पतन स्वीकार होता है? नहीं होता है जी, सही कह रहे हैं। स्वीकार तो नहीं होता है भैया। स्वीकार नहीं होता, लेकिन होता तो है पतन। हाँ, इसलिए योग नाम दिया। स्वयं में जिसका अभाव हो, पतन को रोक नहीं पा रहा हूं, और वहीं दूसरे में उत्थान रूपी समृद्धि दिखती हो, ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। इसलिए योगानुभूति, योग की क्षमता का विकास करना होता है मानव को, जो अध्ययन से किया जाता है। उसे ही प्रेम नाम है। योगानुभूति, योग की क्षमता का विकास, इसे प्रेम कहते हैं मानव मानव सानिध्य में। इसके बावजूद नमस्कार, एक शंका मुझे भी आया है जोगेश भैया। हाँ भैया मेरे बताइए। पास अभाव है, आपके पास भाव है, और इस संबंध को क्या कहेंगे? योग। भाव है मेरे पास, आपके पास भी भाव है, इस संबंध को क्या कहेंगे? इस संबंध को संयोग। तो अभाव का भाव के साथ संयोग। जी जी, भाव अभाव के योग को, अति संबंध को योग, अभाव भाव के योग को संयोग। हाँ भैया, ओके, बढ़िया है ना जी। भैया जी आप ये कह रहे थे कि उस संयोग को न्याय कहते हैं। हाँ भैया, ये आप कंटिन्यू ये कर रहे थे, जहाँ तक मैं आपसे पूछ रहा था उसमें, कि हम पतन की ओर गतित होने के बावजूद भी, या अपने में अभाव रूपी मानसिकता के रूप में होने के बावजूद भी हमारे में उत्थान की ओर जो गति है, इसी को बता रहे थे। हाँ, उसी को हम आशा कहते हैं। वही सुख की आशा है। यही सुख सूक्ष्म रूप में यही सुख है, यही समझना है। और ये नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं अभी पतन का, क्योंकि ऐसी मेरी क्षमता, पात्रता और योग्यता नहीं है। इसलिए मानव की सहायता है, उसी को व्यवस्था कहते हैं। एक चीज मुझे समझ में आ रहा है भैया, उत्थान और हाँ पतन। भैया, जो श्वास की क्रिया हो रही है हम लोग के बीच में, आ रहा है तो ये उत्थान है, और मान लिया जो है छूट रहा है वो पतन है। हाँ, उसको आलस्य और प्रमाद कहते हैं। सही है ये जानते हुए भी उस पर काम न कर पाना प्रमाद है। और इसमें ये तो पतन क्रिया और क्रिया हो ही रही है। श्वास को आना क्रिया है और छूटना मान लिया प्रक्रिया है।
जी कि नहीं? हाँ जी हाँ, है ना भैया। तो बढ़िया, इस प्रकार से योग पर अच्छा चर्चा रहा। भैया एक पंक्ति और है परिभाषाओं को पढ़ते हुए। हाँ हाँ योग, योग्य और योजना। तो हाँ योग के लिए योग्यता या योग्य होना और उसके बाद ही योजना का सफल होना, ऐसा मुझे हाँ। इसीलिए जो अभी जागरूक व्यक्ति में क्या आधिक्य है, बहुत सामान्य रूप में उनके पास योजना है, ये हमसे अधिक है। हमारे पास क्या कमी है? योजना ही नहीं है। शुभ कामना है, योजना नहीं है। जी तो जागरूक व्यक्ति में योजना है। अब हम ध्यान देते हैं कि उस योजना के मूल में ज्ञान है। तो पूरा व्यवहार दर्शन से लेकर तो संविधान तक स्पष्टीकरण है। तो यह जो स्पष्टीकरण है वह योजनाओं का स्पष्टीकरण है बेसिकली। और उस योजना में क्या क्या है, तो इस प्रकार से उस योजना में योग है, संयोग है, योग्यता है, योगानुभूति है, इसलिए योजना है। तो जो परस्परता में रहस्य है सामान्य रूप में, वह योजना का रहस्य है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है। और योजना हमें व्यवहारिक रूप में कार्यक्रमों में दिखती है, कार्यक्रमों की स्पष्टता नहीं है। इसलिए अनिश्चित आचरण, क्या योजना है समझ में नहीं आ रहा। और यह सब की समझ का अभाव होने से तो फिर हम भाग्य, दुर्भाग्य, ऐसे कुछ कुछ नाम दे देते हैं। और वहीं से वह मान्यता, रहस्यमयी मान्यता आता है कि उसके बिना किसी का चलता नहीं, उसके बिना किसी का पत्ता नहीं चलता, अमुक तमुक, ये सारा कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से सत्य के साथ योगानुभूति, योग की क्षमता अविकसित रह जाने से यह योग शरीर के साथ रह गया। तो जो हम आसन प्राणायाम करते हैं उसको हम योग नाम दिए हैं। ये योग प्रक्रिया नहीं है, ये आसन प्राणायाम है। शरीर ठीक से विरचित हो इसके लिए सहायता है। आसन प्राणायाम से अमर नहीं होते, रचना विरचना ठीक से हो पाता है। भैया एक चीज और यहाँ पर, ऐसा है ना, ये ठीक है ना? बिल्कुल सही है। वो तो आसन प्राणायाम शरीर स्वस्थ रखने के लिए और शरीर, हाँ, इसलिए उसको योगासन नहीं कहते, वो आसन प्राणायाम है, व्यायाम है। भैया एक प्रश्न यहाँ पर है कि क्या अस्तित्व के पास योजना है या जागृत मानव के पास योजना है, या जागृत मानव अस्तित्व की योजना को पहचानता है? ये तीन बातें हैं, इसमें कौन सी? हाँ, बहुत सुंदर। योजना शब्द मानव के चित्रण क्षमता को प्रयोग किया है। अस्तित्व में नियति क्रम है, अस्तित्व में नियम है। ऐसे नियम पूर्वक जीने का योजना मानव के पास है। अस्तित्व में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है। अस्तित्व में न्याय है, धर्म है, सत्य है। और जीवन भी अस्तित्व सहज प्रकटन है।
को समझकर लक्ष्य को प्रमाणित करने की योजना है। इस तरह से नियति क्रम और योजना ऐसा अंतर संबंध है। तो इस प्रकार से यदि सोचें तो अस्तित्व में जो योजना है उस योजना को दार्शनिक नाम प्रयोजन है। ऐसा समझ में आता है भैया? बहुत बढ़िया हो गया भैया। सूक्ष्मता है ना? जी जी कहो तो वर्ड पजल, कहो तो स्पष्टता। जी। भैया ये बिल्कुल आज नया ध्यान चला गया, आज तक नहीं गया था कि अस्तित्व में जो योजना है उसको उसका दार्शनिक नाम प्रयोजन है। ये दार्शनिक नाम को थोड़ा सा बताइए ना। उसका मतलब समझ की रोशनी में हम अस्तित्व में जो नियम नियंत्रण संतुलन है उसको हम दृष्टा भाव में प्रयोजन, नियति क्रम ऐसा संज्ञा करते हैं। कर्ता भाव में योजना, कार्यक्रम, फल परिणाम, दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। कर्ता योजना है, कर्ता कार्यक्रम है, भोक्ता फल है, समझता है, दृष्टा है, नियति क्रम को समझता है, योगानुभूति को समझता है, दृष्टा। उसकी रोशनी में कर्ता योजना है, कर्ता कार्यक्रम है, भोक्ता फल है। अब ये तीनों एक सूत्र हो गए तो जो होना है वह न्यायकारी, ऐसा न्यायकारी होना है, व्यवस्थाकारी, न्यायकारी, ऐसा मानव का प्रसिद्धि है। इतना कह सकता हूं बेटे जी। भैया 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया हमने आपका। थैंक यू। तो रुके? ठीक चल रहा है ना? पर स्पष्टता हो रही ना? बहुत बढ़िया। तो आज ही